सो हाय एवरीवन। अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो, आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो या कर चुके हो या करने वाले हो, और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, या अगर आप कर चुके हो आपके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो कैसे आपको वो मार्क्स बढ़ाने हैं, आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। और जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जनरली कोई आपसे उसके बारे में बात नहीं करता है। हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हम दिन रात इंग्लिश में इम्प्रूव करने के पीछे मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं हो रही होती है, या उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं हो रही होती है जिससे हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो। कभी हम वो चीज़ें ट्राई नहीं करते, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और क्यों प्रॉब्लम आ रही है, किन चीज़ों पर हमें काम करना होता है। आज वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपको कुछ मिनटों की वीडियो है, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे एमटीएस 2025 के हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया है। हर एक एमटीएस का जो पेपर है 2025 का, जो एडीक्यूटी ने पूछा, उसका पैटर्न देखा है कि एक्चुअल में हमें ध्यान कहाँ देना है, हम कहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, मेजर बच्चे यहीं पर गलती कर रहे होते हैं। तो मैं आपको कंप्लीटली आज इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को जो मैं बताने वाला हूँ लगातार 60 दिन फॉलो कर लो, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ, आप 60 दिन छोड़ो, 45 दिन भी फॉलो करोगे ना, आपको अपने मार्क्स में ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको, अभी तैयारी कर चुके हो तो कैसे इम्प्रूव करना है, आगे तैयारी करने वाले तो किस तरह से तैयारी करनी है, और 100% मैं प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हमें इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव करने हैं, हम इंग्लिश की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो एक चीज़ को समझना है, एक फंडामेंटल है जिसको अक्सर हम अवॉइड करते हैं, जिसको अक्सर हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, कि भाई जो एमटीएस 2025 का पेपर हुआ है, जो आपके एडिक्यूटी बेंडर ने कराया है, ठीक है, या जो पहले से पेपर होता है, उसमें इंग्लिश का मतलब क्या है। क्योंकि जनरली हमें ये समझ में आता है कि इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश ग्रामर, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं इंग्लिश के अंदर, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो इंग्लिश ग्रामर का 6-6 महीने लगकर बैच देख रहे होते हैं, 6-6 महीने का बैच होता है जो टीचर्स उनको करा रहे होते हैं, लेकिन वो कभी वेटेज जानने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअल में जो ग्रामर वाला सेक्शन है वहाँ से सवाल कितने आते हैं, एक्चुअली मुझे उस पर कितना मेहनत करनी चाहिए। देखो, अगर हम पढ़ने चले जाएं जीके के अंदर, इंग्लिश के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर पढ़ने को तो अनलिमिटेड सिलेबस है हमारे पास, हम कितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कितनी भी चीज़ें पढ़ लें, हर दिन नए कॉन्सेप्ट आते हैं, हर दिन नई चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं, और एक चीज़ में 100 चीज़ें हैं, एक टॉपिक के अंदर 100 चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में किस सेक्शन पर कितनी मेहनत करनी है। वो मैं आपके लिए करके लेके आया हूँ। एमटीएस 2025 के जब मैं सारे पेपर्स को एनालिसिस कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, कल बैठ के ये मेहनत किया है, ये दो लोगों ने किया है, मैं और एक हमारे टीम के मेंबर हैं, उन दोनों ने मेहनत किया है, और ये कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश किया है कि कहाँ पर बच्चा गलती कर रहा है। तो जो मुझे मेन कंक्लूजन लगा, जो मुझे लगता है कि बच्चा गलती कर रहा होता है, वो ये लगता है कि इंग्लिश के अंदर बच्चा पूरा फोकस ग्रामर के अंदर देता है, कि भाई मुझे ग्रामर करनी है, मुझे ग्रामर करनी है, मेरी ग्रामर कवर होनी चाहिए, मुझे ग्रामर पे फोकस करता है। लेकिन ग्रामर की वेटेज उतनी है नहीं, अगर हम एक्चुअल में पेपर को एनालिसिस करके देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ ना, ग्रामर से अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो लगभग 5 सवाल पूछे जाते हैं। टोटल आपके इंग्लिश में भाई 25 सवाल आते हैं। 25 सवाल में से 5-6 सवाल ऐसे मानो जो ग्रामर वाले सेक्शन से आते हैं। तो अब आप समझ सकते हो, जहाँ से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, यहाँ से आपके सवाल आते हैं। वो सिर्फ 5 से 6 सवाल हैं। कुछ कुछ में 7 सवाल भी आ गए, तो कुछ कुछ में 4 सवाल भी आए। तो हमने पूरा वो रेशियो लिखा है कि भाई 4 से 7 सवाल 25 में से ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो अगर देखो, 25 में से अगर मैं 5 एवरेज निकाल लूँ तो कितना हो गया, आप बोलोगे 1/5 आ गया। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो आप बोलोगे भैया 20%। मतलब 25 में से 5, इसकी वेटेज है 20%। क्या तुम ग्रामर को 20% ही टाइम देते हो इंग्लिश के अंदर? नहीं, आप गलती क्या कर रहे होते हो, आप 70 से 80% ग्रामर को टाइम दे रहे होते हो, और ये मेजर मिस्टेक है जो शायद कभी आप खुद भी नहीं सोचते हो इतना, या कोई टीचर आके आपको ये समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता है, और ना ही आप अपना दिमाग लगा रहे होते हो कि भाई मैं 70-80% टाइम दे रहा हूँ 20% के लिए। अब ऐसा नहीं है मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप इसे छोड़ दो, आपको मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जो आप 6-6 महीने के बैच कर रहे हो वो आपको करने की नीड नहीं है। अगर आप
एमटीएस तो छोड़ो, किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, सिर्फ मैं एसएससी एग्जाम की बात कर रहा हूँ जिसमें इंग्लिश आती है, चाहे वो सीजीएल मेंस को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वॉइस एंड नरेशन, आप इसका ग्रामर का पार्ट मान लोगे तो इसमें इंक्लूड कर लो, वरना वॉइस एंड नरेशन एक बहुत ईजी टॉपिक होते हैं, अगर आप एक बार समझ लोगे समझ लोगे तो फिर आप दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ते, ऑप्शन की हेल्प से बड़े आराम से कर देते हो। तो कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा है कि 2 वॉइस से पूछ लिए, 2 एक नरेशन से पूछ लिया, या 2 नरेशन से पूछ लिया, एक वॉइस से पूछ लिया। जनरली 2 से 3 सवाल एवरेज मानता हूँ तो 3 सवाल आते हैं, वॉइस और नरेशन दोनों मिला के। वॉइस मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और जनरली अगर हम देखें तो 4 सवाल भी एडीक्यूटी ने पूछे हैं किसी किसी शिफ्ट में, 1-2 शिफ्ट ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज रही है, तो हमने पूरा लिखा है। रेंज के 2 से लेकर 4 सवाल आपके वॉइस एंड नरेशन से देखने को मिलते हैं। अब वॉइस और नरेशन बहुत छोटा सा पार्ट है, आप 2-3 दिन के अंदर वॉइस एंड नरेशन आप कवर कर सकते हो। अभी ये सारी चीज़ें हम ये भी बात करेंगे कैसे कवर करनी है, आप कहाँ से कवर करनी है, सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, डिटेल में बात करने वाला हूँ इंग्लिश में। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं वोकैबलरी, अब तुम वोकैबलरी का पोर्शन देखो, मैं 6 तो कम से कम लिखा है, जो 1-2 शिफ्ट ऐसा है जिसमें 6 पूछी गई है। जनरली भाई मेरे 8-9 वोकैबलरी जनरली पूछी जाती है, किसी किसी पेपर में 10 वोकैबलरी तक पूछी है। क्या ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ग्रामर को ज़्यादा समय देते हो या वोकैबलरी को, मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रेस्पॉन्स होगा कि भैया मैं ग्रामर को ज़्यादा टाइम देता हूँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वोकैबलरी को, मैं वोकैबलरी को उतना टाइम नहीं देता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें बताएंगे ये कैसे कवर करनी है, कहाँ से कवर करनी है, लेकिन मैं जस्ट आपका माइंडसेट बदलना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ की 20% वेटेज है तो आपका फ़र्ज बनता है कि 20% ही उस चीज़ को टाइम दो। जिस चीज़ की अगर देखो अगर मैं सिंपल सा, अगर यहाँ पर मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10 मान लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हम कम कम कर लेंगे, 10-25, ठीक है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 20 चौका 100, ठीक है, मतलब सॉरी मेरा 20 से 4 बार और ये 40, इसकी वेटेज आ गई 40%। मतलब अगर आप दिन का आधा घंटा डेली अगर किसको दे रहे हो, इंग्लिश ग्रामर के लिए दे रहे हो, तो आपको 1 घंटा मतलब डबल टाइम आपको वोकैबलरी को देना चाहिए। क्या आप डबल टाइम वोकैबलरी को देते हो? नहीं, आपका पूरा टाइम जा रहा होता है बैच देखने में कि भाई ग्रामर का बैच है, मुझे पूरा कवर करना है, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग एरर, लगभग ऑन एन एवरेज 2 सवाल स्पेलिंग एरर से पूछे, एडिक्यूटी ने भर भर के स्पेलिंग एरर से पूछे, ठीक है, तो 2-3 सवाल आपके एडिक्यूटी स्पेलिंग एरर से पूछती है। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट बच्चों को बहुत परेशान किया है, PQRS 4 भी पूछे हैं किसी किसी शिफ्ट में, लेकिन जनरली 1 से लेकर 3 के बीच में 2 या 3, ठीक है, बहुत एक आधी रेयर शिफ्ट है जिसमें 4 पूछे, लेकिन PQRS बच्चों को बहुत परेशान किया है, ये भी बताएंगे, इसके बारे में भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। तो PQRS आपका पूछा जाता है, कहने का मतलब है इसे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में रख लेता हूँ, ये दोनों मेरे किस में आ जाएंगे, RC में आ जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएंगे। साथ में पैसेज से 5 सवाल आपके आते हैं, पैसेज थोड़ा टफ थोड़ा आसान भी होता है, किसी किसी शिफ्ट में क्या है कि पैसेज नहीं पूछा गया है तो PQRS के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को MTS 2025 में थोड़ा सा दिक्कत करना पड़ा था, क्योंकि अगर मैं भी पढ़ के देख रहा हूँ ना जब वो PQRS को, तो आप फर्स्ट टाइम में समझ ही नहीं पा रहे हो कि हाँ भाई शुरू कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे होगा, बीच में क्या मतलब है, कौन सी लाइन से, ऑप्शन की हेल्प से भी हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारे सवालों में कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, मैं बता रहा हूँ वो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है, क्योंकि जनरली कोई भी टीचर है अगर वो आपको क्लास करा रहा है भाई, वो भी भगवान नहीं है, वो भी फंसेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आंसर का आइडिया होता है तो फिर हम उस हिसाब से जाते हैं। और जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है, बहुत फ़र्क होता है। सेम क्वेश्चन को जब आप गलत करके आते हो, बहुत सारे लोग आपके दोस्त वगैरह बोलते हैं यार इतना आसान तू गलत कराया, लेकिन बहुत फ़र्क होता है भाई, तुम यहाँ रूम में बैठे हो, यहाँ तुम जनरली फ्री माइंड सेट से बैठे हो, वहाँ पर एक बच्चा एग्जाम हॉल में प्रेशर के साथ बैठा होता है, तो जनरली उस वक्त जो PQRS MTS में पूछे गए थे वो पूछने लायक ही नहीं थे। आप भाई MTS का पेपर देखो 10th लेवल का है, तो PQRS ने भी बहुत परेशान किया है, तो हमें इन पर भी फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार भी इतने ही टफ बनाए PQRS, क्योंकि उसे भी पता है यार मैं इंग्लिश और जीके के बेसिस पे सिलेक्शन ले रहा हूँ, और इंग्लिश और जीके के बेसिस पे सिलेक्शन ले रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी आसान बनाने की कोशिश करूँगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो थोड़ा सा मुझे टफ बनाना पड़ेगा। मैंने देखा कि CGL में PQRS देखो, MTS में PQRS देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है भाई। आप इंस्पेक्टर बना रहे हो, इंस्पेक्टर के लिए आप आसान दे रहे हो जो PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आप MTS बना रहे हो, MTS के लिए आप टफ दे रहे हो, ठीक है। लॉजिक नहीं बनता इस चीज़ का, लेकिन उनके पीछे उनका माइंडसेट यही है कि ठीक है कट ऑफ ज़्यादा ना जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनको गलत करके आओगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे होंगे। क्योंकि जीके देखो कितना भी मैं आपको करा दूं,
कितनी भी चीज़ें हैं, फिर भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होने का चांस रहता है। ये हमें मान के चलना चाहिए। तो हमें इंग्लिश को तो ऐसे करना है कि नहीं यार, मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो गलत करना ही नहीं है। हाँ, चलो 1-2 वोकैब्युलरी इधर-उधर आ जाएगी तो देख लेंगे, बाद में झेल लेंगे उसको। लेकिन मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वाला पार्ट है, वॉइस नरेशन वाला पार्ट है यार, इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता। इसको तो मुझे बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है? अब हम वन बाय वन सेक्शन की बात करते हैं कि कैसे आपको तैयार करना है। अभी देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का, जहाँ से जनरली 5 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने 4 से 7 आपको बता रहा हूँ क्योंकि किसी-किसी सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा कम-बढ़ती हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आपको ग्रामर का एंटायर सिलेबस कवर नहीं करना है। ग्रामर का कोई आपको प्रॉपर बैच नहीं देखना है। मैंने ऐसे ऐसे बैच देखे हैं जिसमें प्रोनाउन की 10 क्लास हैं, जिसमें वर्ब की 20 क्लास हैं, जिसमें टेंस को 8-10 क्लास में पढ़ा रखा है। भाई, इतना ज़रूरत नहीं है। इवन एमटीएस छोड़ो, सीजीएल के एग्जाम में पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक चैप्टर्स में से भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जहाँ से टीसीएस सवाल पूछता है, जहाँ से एडीक्यूटी ने पूछ रहा है। एडीक्यूटी ने कुछ 1-2 कंसेप्ट नए लेके आया है, लेकिन और कुछ अलग से लेके नहीं आया है। जहाँ से जनरली सवाल पूछे जाते हैं एसएससी के फील्ड में, वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो ग्रामर के अंदर आपको कोई कंप्लीट बैच देखने की जरूरत नहीं है, किसी का भी। मैं यहाँ किसी की टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कल को मेरा भी कोई पर्सनल बैच आए, आपको नहीं देखने की ज़रूरत है। हाँ, आपको क्या देखना है, आपको इंग्लिश ग्रामर का कोई वन शॉट देखना है। अब देखो, अब जैसे वन शॉट मैंने कराया हुआ है, आपके दिमाग में आएगा कि भैया आपने वन शॉट कराया हुआ है इसलिए आप वन शॉट की बोल रहे हो। भाई देखो, मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं कर रहा कि जाके आप वन शॉट देखो जो हमने कराया है। मैंने एमटीएस 2025-2026 के लिए हमने 80 ग्रामर रूल कराए, 10 घंटे की क्लास है। हर एक चैप्टर उठाया, चैप्टर के रूल्स कराएं, जितने भी रूल से सवाल पूछे, फिर दूसरा चैप्टर उठाया, फिर उसके रूल्स कराएं। आपको चैप्टर वाइज पूरी चीज़ें 10 घंटे के अंदर कवर कराई हैं। लेकिन आप जाके 1-1.5 घंटे देख लो क्लास, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप किसी और टीचर से देख सकते हो। बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, अगर आप देखोगे जिन्होंने वन शॉट कराए हुए हैं, वो अपने फील्ड में मास्टरमाइंड हैं, वो बहुत होशियार हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं। और बहुत सारे टीचर ऐसे भी हो सकते हैं जो मुझसे भी बेटर हो सकते हैं। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, कोई भी टीचर बेस्ट नहीं होता। जिसका हमें समझ में आ जाए हमारे लिए वो बेस्ट होता है। हो सकता है एक ए टीचर है जो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन वही ए टीचर एक दूसरे इंसान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जिस टीचर के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो वो आपके लिए बेस्ट है। ये जो इंग्लिश 80 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का मैंने वन शॉट कराया है, मैं, अगर आप चाहो तो 1 घंटे की क्लास देख लो। अगर आपको कनेक्शन फील हो कि हाँ, ये जो भैया बता रहे हैं, ये जो सर बता रहे हैं, ये मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप आके कंटिन्यू करो, वरना कोई मतलब ही बेकार है। अभी तक इसको लगभग आई होप कि 40,000 बच्चे देख चुके हैं, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आपको इसके बारे में नहीं है तो मैं एक बार आपको ये सजेस्ट जरूर करूँगा कि एक बार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि इतना तो मैं, देखो, आपको समझ में आएगा आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत आसान भाषा में समझाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीपीटी बनी हुई है, बहुत इजी वे में समझ में आया। अगर आप कनेक्ट कर पाए ना, तो मैं आपसे इतना तो वादा कर रहा हूँ कि इन 80 रूल्स ऑफ ग्रामर जो मैंने कराए हैं, जो ये इंग्लिश का वन शॉट कराया, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, चैनल पर सर्च करोगे 80 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय डीके अग्रवाल सर, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं इतना आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि यहाँ से बाहर आपका चाहे एमटीएस एग्जाम दे लेना, चाहे आप CHSL एग्जाम दे लेना, चाहे आप सीजीएल दे लेना, चाहे आप सीजीएल का मेंस दे लेना, यहाँ से बाहर नहीं आ जाएगा। इतना मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ। अगर ये लगे कि हाँ, समझ में तो आ रहा है, क्या यहाँ से सवाल फंसेगा या नहीं फंसेगा, आपको जो 6-6 महीने के कोर्स हैं वो मैंने आपको 10 घंटे में दिया है। जैसे मैंने बताया कि आपको मास्टरमाइंड नहीं बनना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। और जैसे मैंने बताया, ग्रामर का वेटेज समझो, 20% वेटेज है और हम 80% टाइम नहीं देना है मेरे भाई। समझ में आया? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, वॉइस एंड नरेशन। देखो, वॉइस एंड नरेशन यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कराए हुए हैं कि एक क्लास में वॉइस खत्म कराया हुआ होगा, एक क्लास में नरेशन खत्म कराया हुआ होगा। 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर वॉइस एंड नरेशन से। आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हैं जो आपको पसंद है, और मैं भी आपको कराने वाला हूँ। अगर आपको एमटीएस 2026 के लिए स्पेसिफिक इसी चैनल पर बहुत जल्दी एक वन शॉट आएगा वॉइस का। पहले मैं सोच रहा था वॉइस और नरेशन एक ही क्लास में करा दूं, लेकिन मैं वॉइस का वन शॉट अलग कराऊंगा और नरेशन का वन शॉट अलग कराऊंगा। ठीक है, तो वॉइस और नरेशन जैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन
एज यूजुअल कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम अभी। ठीक है, जो हमारा जीके की क्लासेस चल रही हैं वही टाइम से आ पा रही हैं, और इंग्लिश की क्लासेस पर भी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये समझ लो कि 1 मिनट भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आज भाई सैटरडे है, ठीक है, छुट्टी है, और सुबह से लगा पड़ा हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि रात मैंने बोला था कि ये वीडियो आएगा। अगर आज ये वीडियो नहीं जाएगा तो आप बोलोगे कि भैया आप बोल देते हो, आती नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि 1 सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वॉइस का एक वन शॉट आएगा, नरेशन का एक वन शॉट आएगा, इन दोनों का ये समझ लो कि आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। पेपर्स को एनालिसिस थोड़ा सा रह गया है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो एमटीएस में या सीजीएल में, सीएचएसएल में वॉइस या नरेशन के किसी ऐसे कंसेप्ट से पूछा गया हो जो हमने इन नोट्स में, इन कंसेप्ट में, इन रूल में ऐड नहीं किया है। बस वो ऐड करना बाकी है, उसके बाद कंटेंट तैयार हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगी, फिर मैं आपको करा दूंगा। और बहुत जल्दी मैं शेड्यूल भी दोबारा निकालूंगा जो रीशेड्यूल होगा। लेकिन वॉइस एंड नरेशन आप अलग से कर सकते हो, ठीक है, अलग से वन शॉट में देख के। एक वॉइस का वन शॉट आप किसी और से करना चाहते हो, किसी और से कर सकते हो। आप अगर मुझ पर डिपेंड हो, मुझसे करना चाहते हो, तो हम बहुत जल्दी इसकी क्लासेस करा देंगे। ठीक है, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। उसके बाद आ जाता है वोकेबलरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये 6 तो मिनिमम लिखा है, जो 1-2 शिफ्ट में पूछा गया है। जनरली 9-10 वोकेबलरी पूछी जाती हैं। अगर मैं वोकेबलरी की बात करूँ, वोकेबलरी कहाँ कहाँ से आती हैं? आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, सिनोनियम से, एंटोनियम से, इडियम से, होमोनिम से, फ्रेजल वर्ब से, और फिक्स्ड प्रपोजिशन से। अगर यहाँ पूछे तो लगभग 10, कभी कभी तो 11 भी पूछ गई हैं। 10-11 तक यहाँ तक सवाल बनते हैं। अब समझो कि इसकी वेटेज कितनी है, आप बोलोगे भैया 40% वेटेज है। तो अब आपको अपना माइंडसेट इस तरह से क्लियर करना है कि मुझे ध्यान किस पे देना है। मुझे ये जो 40% है, तो 40% वेटेज है, तो इसके लिए मुझे 40% टाइम भी तो देना पड़ेगा। अगर मैं इंग्लिश के अंदर टोटल 2 घंटे दे रहा हूँ, 2 घंटे में मुझे पूरा कुछ सब कवर करना है, तो 2 घंटे का 40% निकाल लो, 120 मिनट हो गई। अब 120 मिनट का मतलब है 48 मिनट। आपको 2 घंटे पढ़ दो तो 48 मिनट किसको देनी पड़ेंगे? 48 मिनट मेरे भाई वोकेबलरी को देनी पड़ेंगी। और अब बहुत सारी बुक हैं जो कि बहुत फेमस बुक हैं एसएससी फील्ड में। आप देखो उसमें 15,000 वोकेबलरी दे रखी है। लेकिन मैं आपको इतना इंश्योर कर रहा हूँ, वो 15,000 वोकेबलरी आज के टाइम में याद करना ना तो एक बच्चे के लिए पॉसिबल है। एक नॉर्मल बच्चा मुझे लगता है कि 15,000 वोकेबलरी नहीं याद कर सकता है। और एसएससी में 15,000 वोकेबलरी याद करने की नीड भी नहीं है। अगर आप 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि हाँ, अगर आपने 3-3,500 वोकेबलरी कर ली तो आपका काम हो जाएगा। और इसी सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लॉन्च किया था? इसी सॉल्यूशन के लिए हमने लॉन्च किया था वर्ड स्मिथ। वर्ड स्मिथ एक ई बुक है जो हमारा, अभी बताऊंगा कैसे आप वर्ड स्मिथ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप किसी और बुक से भी कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपको, मैं जस्ट चीज़ें बता रहा हूँ और फिर मैं आपको बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी कोई बुक है जिसमें 3-4 हज़ार वोकेबलरी टोटल दे रखी है, वन वर्ड, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोनिम्स, फिक्स्ड प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इन सबको मिला के दे रखे हैं, आपको लगता है कि आपके लिए आप उस कंटेंट पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप डेफिनेटली वहाँ से करिए। लेकिन मेरा भी है कि मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ तो आपको बताऊँ कि ये 3-4 हज़ार वोकेबलरी कहाँ से करनी है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये ई बुक हमने तैयार किया है तो आपको ये ना दिमाग में आ जाए कि यार आपने जो तैयार किया है आप अपनी चीज़ों को सही बता रहे हो। लेकिन एक्चुअल में जो बच्चा इस ई बुक से पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, इतना पढ़ लूँगा काम हो जाएगा। सारी वोकेबलरी में, अगर वोकेबलरी यहाँ से पढ़ के मैं अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगाऊंगा तो यहाँ से बाहर एक भी वोकेबलरी पूछी नहीं जा रही है। देखो, एक वर्ड स्मिथ नाम से ई बुक तैयार किया है जिसमें आपके वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीज़ें लगभग 3,000 3,500 उसमें ये सब कुछ इंक्लूड करके है। जिसमें बता देता हूँ मैं आपको, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, जितने भी एसएससी एग्जाम है, चाहे वो स्टेनो का पेपर है 2022 से लेके 2025 तक, जितनी भी वोकेबलरी पूछी गई है, वो जैसे वन वर्ड है तो हमने वन वर्ड में उनको ऐड किया है। साथ में एसएससी के लास्ट 10 ईयर्स में जितनी भी वोकेबलरी मोस्ट रिपीटेड रही है वो इसमें इंक्लूड किया है, और लगभग ये बैठता है 3-3,500। अब आपको देख लो कि आपको 15,000 करना है या 3-3,500 करना है। और इतना मैं आपको 100% इंश्योर कर रहा हूँ कि अगर 10 वोकेबलरी पूछी जाएंगी, या तो 10 में से 10 इसी ई बुक से आएंगी, या 10 में से 9 इसी ई बुक से आएंगी। इतना मैं इंश्योर कर रहा हूँ, 9 से कम नहीं आएंगी। और इतना तो देखो, अगर आप ब्लैक बुक से 15,000 या किसी भी बुक से आप 15,000 या 20,000 वोकेबलरी याद करोगे तो 10 में से 10 उसी बुक से आएंगी, ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है आपको। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ आप समझते हो भली भांति। ठीक है, तो ये आप जो वर्ड स्मिथ है
इससे आपको 3 साढ़े 3 हज़ार वोकेबलरी आपके MTS 2026 के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, डिज़ाइन किया गया है। अब ये कैसे एक्सेस कर सकते हो, देखो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, वरना आप मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा। अर्जुन बैच 2.0 है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर कराया है वन शॉट, उसके नोट्स मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके पढ़ाया है MTS के लिए, उसके नोट्स मिल जाएंगे। ये MTS 2026 के लिए बैच है, जो कि यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें हम स्टैटिक जीके अभी मैं कवर करा चुका हूँ MTS के लिए, हम ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं, हम अभी पॉलिटी कवर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको इकोनॉमिक्स वगैरह कराऊंगा, मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराऊंगा, मैं एक आपको इंग्लिश ग्रामर का वन शॉट करा चुका हूँ, साथ में मैं आपको वॉइस कराऊंगा, अभी नरेशन कराने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कराने वाला हूँ मैं आपको, मैं वोकेबलरी भी कराने वाला हूँ, ये सब कराने वाला हूँ। ये जितना सब कुछ कराने वाला हूँ ये आपको अर्जुन बेस्ट 2.0 PDF जो ग्रुप है उसमें सबके डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में, हिंदी में अलग बिल्कुल PDF और इंग्लिश में बिल्कुल अलग PDF आप एक्सेस कर सकते हो, ये सारी PDF। और ये बैच के अलावा जो हमने वर्ड स्मिथ ई बुक बनाई है भाई, 1 साल की मेहनत है, 1 साल आप लगा है इस ई बुक को तैयार करने में, वो ई बुक भी आपको उसी PDF ग्रुप में मिल जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे अभी उनका जिक्र होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप अपनी वोकेबलरी दे सकते हो। अब देखो मेन मेरा पर्पज ये था कि अब आपको ये एक्सेस कैसे करनी है वो बता देता हूँ, बस एक सेकंड और। 9259699564 कोई भी सवाल है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ये हमारे टीम मेंबर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे पूछ सकते हो कि कैसे एक्सेस करोगे, क्या क्या मिलेगा। ठीक है, फ़ी वगैरह उसका जो कंप्लीट इसका जो PDF का फ़ी है वो 299 है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर बोलो कि वीडियो में तो भैया ने बोला था मिल जाएगा। ठीक है, टीम वाले बोल रहे हैं नहीं हम नहीं देंगे। ठीक है, वापस से टॉपिक पे आता हूँ। इसका जो मेन पर्पज़ था मेरा ये था कि आपको वोकेबलरी के लिए अपना टाइम ज़्यादा देना। जैसे इसकी 40% वेटेज है तो 40% इसको टाइम दो। अगर इसको आप आधा 1 घंटा पढ़े तो लगभग 1.5 2 घंटे इसको आपको टाइम देना पड़ेगा वोकेबलरी को। और आपको 15,000 वोकेबलरी याद करने की जरूरत नहीं है, 3 साढ़े 3 4 हज़ार में आपका वोकेबलरी का काम हो जाएगा और यहीं से आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया वर्ड इसमें से कर लो, इससे बेस्ट रिसोर्स आपको मिल ही नहीं सकता। इसके अलावा और चीज़ें अगर मैं बात करूँ, स्पेलिंग एरर, बच्चों को बहुत डर लगता है स्पेलिंग एरर से। मैंने बहुत सारे सवाल देखे हैं भैया कि हम स्पेलिंग एरर कहाँ से करें, हम स्पेलिंग एरर कहाँ से करें। देखो स्पेलिंग एरर करना भी कठिन है। तुमने जनरली बुकों में क्या देखा होगा कि किसी बुक में जैसे जो सवाल स्पेलिंग SSC ने पूछी है तो जो उसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो दे रखी है। हमने ये जो वर्ड स्मिथ में वोकेबलरी दे रखी है ना, इसमें एक सेक्शन स्पेलिंग एरर का भी मिलेगा। जैसे सपोज कोई सवाल है, जैसे एक हम मानते हैं परसिस्टेंट, कोई भी आप एक वोकेबलरी ले सकते हो। जो SSC ने उसको रॉन्ग पूछा था कि भाई इसका करेक्ट कर दो, एक तरफ तो वो रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है और एक तरफ उसकी जो राइट है वो लिखी गई है। कहने का मतलब है एक तो तरफ तो वो है जो SSC ने एक्चुअल में वो रॉन्ग दी थी, एक तरफ वो है जो उसका एक्चुअल में राइट होनी चाहिए थी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो SSC का माइंड सेट है वो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सपोज साइकोलॉजी की स्पेलिंग है तो आपको C से शुरू करके दे देगा, S से शुरू करके दे देगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो कहाँ पे हमें किस वर्ड के अंदर फंसाता है। और लगभग 300 400 स्पेलिंग जो पूछी हैं SSC MTS एग्जाम में, SSC CGL एग्जाम में, CHSL एग्जाम में, और उन्हीं को बार बार बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं उन्हीं को रिपीट करता है। मोस्ट रिपीटेड 300 400 जो स्पेलिंग एरर SSC के द्वारा पूछे जाते हैं वो हमने इस वर्ड स्मिथ जो हमारी ई बुक है वोकेबलरी वाली, इसमें ऐड किए गए हैं और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक सेक्शन ढक लो, एक सेक्शन को आप देखो कि इसकी रॉन्ग है, फिर उसको कॉपी पे लिख के देखो कि इसकी राइट क्या होती है, फिर देखो कि एक्चुअल में जो आपने लिखी वही है, फिर एग्जामिनर ने कहाँ पे गलत दिया, आपने कहाँ पे गलती किया और एक्चुअल में उसका राइट कहाँ है वो आपको समझ में आएगा। तो देखो आप वर्ड स्मिथ से कर सकते हो या आपके पास कोई और किताब है आप उससे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ वर्ड स्मिथ से ही करना है। ठीक है, अगर मैं वर्ड स्मिथ की बात करता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाता है PQRS। भाई बच्चों को जो परेशान किया है PQRS ने, जनरली 2 3 4 तक वोकेबलरी PQRS यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर मैं PQRS की बात करता हूँ, देखो सबसे पहले PQRS, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें PQRS में समझनी होती हैं। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि PQRS कैसे करते हैं, कुछ प्रैक्टिस मैं भी आपको कराऊंगा इसी चैनल पर, फ्री में यूट्यूब पर रहेगा ये। लेकिन देखो अभी मैं GK करा रहा हूँ, उसके बाद अभी हमने ग्रामर में जैसे मैंने बताया वॉइस एंड नरेशन रह गया है, वोकेबलरी वाला पार्ट रह गया, फिर मैं आपको रीडिंग कॉम्बिनेशन कराऊंगा। तो मुझे अभी कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो या थोड़ा सा आप देख सकते हो यूट्यूब पे किसी की भी क्लास कि कैसे हमें टैकल करने होते हैं PQRS को। और देखो एक चीज़ बताता हूँ, PQRS चाहे आप कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, PQRS ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस से ही आएंगे।
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग लगाओगे, आपको लगेगा यार PQRS मुझे कोई समझा दे, नहीं समझाओगे, नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना है, आपको PQRS ले लेना है और उसके प्रैक्टिस करना है, उसमें दिमाग लगाना है। चाहे एक PQRS पे आप 5 मिनट लगा रहे हो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ने की कोशिश करो, मतलब उसे पढ़ के समझने की कोशिश करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। गलत होंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो PQRS को प्रैक्टिस करो। अब आपको आता है कि भैया ये PQRS मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा? देखो, या तो आपके पास कोई बुक होगी, वरना हमने एक ई बुक तैयार किया है एपेक्स, और ये भी आपको जो मैंने अभी PDF ग्रुप बताया उसमें दिया है। मैं वर्ड स्मिथ जो वोकेबलरी के लिए और ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए एपेक्स, ये 2 बुक तैयार करने में हम और मेरी पूरी टीम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। हमने पूरा 1 साल इन 2 ई बुक को तैयार किया है, और जो अर्जुन बैच का जो हमारा प्राइस होता है 299, उसी में फ्री में इंक्लूड किया है। और टीम मेंबर्स ऐसे नहीं कि हमने कोई भी उठाया है, जो इस चीज़ में नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने CGL निकाला हुआ है, जो CGL निकाल के आज इस इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं, जो आपका स्टेनो एग्ज़ाम निकालने के बाद आज स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर हैं, जो आपका 2800 ग्रेड पे ऑडिटर, एक हमारे टीम मेंबर हैं जो ऑडिटर हैं। तो जो अच्छे टीम मेंबर हैं जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो MTS निकाला है, उन्होंने भी इस बुक पे काम किया है। तो हमने फ्रॉम द लेबल 1 जो SSC की जॉब होती है MTS, और यहाँ पर लेबल 7 जो कि आपकी पोस्ट लेवल 7 SSC में पोस्ट होती है इंस्पेक्टर की, सभी को टीम में इंक्लूड करके ये बुक पे पिछले 1 साल से काम किया है। इस जो हमारी बुक है अपेक्स, ये पूरा काम करने के बाद तैयार किया है और ये इंश्योर किया है कि एक बेस्ट हम दे सकें। अब बेसिकली अपेक्स के बारे में बता देता हूँ। ये हमने ग्रामर के जो एडिक्यूटी ने जितने भी सवाल पूछे हैं उन सभी को टॉपिक वाइज अरेंज किया है। जैसे कि आपके PQRS के जितने सवाल पूछे हैं उनको टॉपिक वाइज अरेंज किया है। क्लोज टेस्ट के मतलब जो आपका पैसेज है, पैसेज के जितने भी सवाल होते हैं वो हमने किया है। क्लोज टेस्ट के जितने भी सवाल होते हैं उनको एग्जाम वाइज यहाँ पर इसमें अरेंज किया और उसका सॉल्यूशन लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसमें ऐड किया है। मतलब इसमें आपका एरर डिटेक्शन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के एग्जाम वाइज मिल जाएंगे। जैसे कैसे मिलेंगे आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस है, पहले सपोज स्टेनो का एग्जाम हुआ है तो स्टेनो के जितने भी सवाल हैं वो सब मिल जाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के। फिर अगर आपका CGL का एग्जाम हुआ है तो CGL के सारे मिल जाएंगे। CHSL का हुआ है तो फिर CHSL के सारे मिल जाएंगे। फिर आपका MTS का हुआ है तो MTS के एक्टिव पैसिव वॉइस सारे मिल जाएंगे। ऐसे ही हर एक जो आपका टॉपिक होता है ग्रामर के अंदर वो वहाँ का मिल जाएगा। और ये ई बुक जो अर्जुन बैच है उसमें कम्प्लीटली फ्री अपलोड किया है। जो उसकी बैच की फ़ीस होती है, जो उस PDF ग्रुप की फ़ीस है जिसमें हम कंप्लीट अर्जुन बैच जो 2.0 है उसके नोट्स देते हैं सिर्फ, उसमें वर्ड स्मिथ भी फ्री में अपलोड किया है और आपका जो एपेक्स है वो भी फ्री में अपलोड किया है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई और किताब है आप उस किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है PQRS कैसे करना है तो आप किसी के क्लास जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको बहुत जल्दी कराऊंगा जो कि हमारे स्पेशली डिज़ाइन होंगे MTS 2026 के लिए। अब देखो, मैं अकेला इंसान हूँ, जॉब भी करता हूँ और बहुत प्रेशर भी रहता है, GK भी करानी होती है, इंग्लिश भी करानी होती है, साथ में और 1-2 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम जा रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं तो कराना थोड़ा मुश्किल होता है। भाई जितना भी टाइम मिलता है, मैंने जैसे बताया कि एक एक सेकंड मैं वेस्ट नहीं करता, सिर्फ मेहनत कर रहा होता हूँ। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा डिले होगा। अभी हो सकता है कि PQRS की जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा लेट आएंगी, लेकिन जब आएंगी तो वो बेस्ट आएंगी, अपना बेस्ट दूंगा। जो भी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इतनी चीज़ें आ रही हैं तो बस करा दूँ। अगर ऐसा ही माइंड सेट होता तो अब तक GK कवर करा चुका होता। इतना डिटेल में चीज़ें आपको पढ़ा देता हूँ। आपको ग्रामर का वन शॉट भी आपने देखा होगा, इतनी डिटेल में पढ़ा दिया है कि उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो PQRS में आपको समझ में आया कि PQRS में आखिरकार आपको करना क्या है। तो देखो, PQRS में जैसे मैंने बताया 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं लगभग। आपको पहले थोड़ा सा अगर देखना देख लो, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पैसेज की, तो पैसेज के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, या तो पैसेज आएगा या हमारा क्लोज टेस्ट आएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे। और लिटरली बता रहा हूँ, आप किसी से भी पढ़ लेना, कितना भी पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, ये मेरे भाई आएगा आपको प्रैक्टिस से। आपके पास कोई किताब है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया
ठीक है, PDF ग्रुप में अपेक्स बुक डाली हुई, अपलोड करी हुई है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। पैसेज या क्लोज टेस्ट के लिए आप कितना भी किसी से भी पढ़ लेना, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद का दिमाग नहीं लगाओगे। देखो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो RC वाला पार्ट होता है हमारा इंग्लिश का, ये पूरा सेक्शन ही ऐसा है जहाँ पर आपको चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। तो आपको अपने दिमाग से ये निकालना है कि आपको किसी पर डिपेंड होना है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना। और मेरे भाई, RC के लिए भी टाइम देना। आप खुद से पूछ के देखो कि आप RC के लिए कितना टाइम दे रहे हो, आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आप खुद को कितना टाइम देते हो। आप ग्रामर पूरे दिन पढ़ते रहते हो, लेकिन RC के लिए कितना टाइम देते हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए कितना टाइम देते हो। अगर मैं देखूँ तो पैसेज या क्लोज टेस्ट के हमारे यहाँ से 5 सवाल आते हैं, ठीक है, 2 सवाल 7 सवाल, मतलब ग्रामर से ज़्यादा हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का वेटेज है। तो आपको कितना प्रैक्टिस करते हो डेली, ये चीज़ें हैं जो कभी आप सोचने की कोशिश ही नहीं करते हो, बस आंख बंद करके तैयारी कर रहे होते हो। समझ में आ गया। और जब आपका ये सिलेबस कवर हो जाए, जिन लोगों का ये सिलेबस कवर हो नहीं है, तो पहले तो वो उतना ये करने की कोशिश करो। साथ में एक गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि कम से कम 2 डेली सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ये तो आपके लिए ऐसे मान लो अमृत की तरह काम करेगा। डेली 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है। और हम क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट होता है। 25 में से सपोज 10 क्वेश्चन गलत हुए, 5 क्वेश्चन गलत हुए, तो सिर्फ इन गलत क्वेश्चन का ही हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन आपने ऑप्शन देखा, आंसर लगाया कि हाँ यार इसका ये सही लग रहा है, आपने कुछ लॉजिक लगाया, वो सही हो गया, लेकिन जो आपने लॉजिक लगाया वो नहीं होता। क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन जो आपने सोचा होता है उसके पीछे रीजन, वो रीजन नहीं होता है, किसी और वजह से बस वो तुक्का लग गया और ठीक हो गया। इसलिए आपको 25 के 25 क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है। कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसमें आप बार बार गलतियां कर रहे हो, या जो चीज़ आपको लगता है यार नोट डाउन करना चाहिए, तो एक प्रॉपर इंग्लिश के लिए आपकी एनालिसिस कॉपी होनी चाहिए, और उस एनालिसिस कॉपी में प्रॉपर वो चीज़ों को लिखना है। और आपको जो एनालिसिस कॉपी है उसको डेली रिवाइज करना है, चाहे आप 15 मिनट ही करो। देखो, मैं बताता हूँ, हमेशा ये बात तो बताते आया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने एनालिसिस किया उसे हमें एनालिसिस कॉपी पे लिखना। और एनालिसिस कॉपी पे लिखने के बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टाइमली रिवीजन करना। और एक और इसमें चीज़ आ जाती है, जो हमें एनालिसिस कॉपी में लिखते हैं उसमें हमें अपने वीक पॉइंट भी लिखने हैं, वीक एरियाज भी लिखने हैं, और उन वीक एरियाज को टाइमली देखना है। हम क्या करते हैं, उन वीक एरियाज पर कभी काम करने की कोशिश ही नहीं करते। आपको उन्हीं वीक एरियाज पे काम करने की कोशिश करनी है, उन वीक एरियाज पर कंप्लीटली फोकस करना है। और भाई मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें आपको बताई हैं इनको 60 दिन तक फॉलो कर लो। जैसे मैंने बताया कि वोकैबुलरी पर प्रॉपर टाइम दो, जो आप वोकैबुलरी पे कम टाइम देते हो, वोकैबुलरी आपका कम से कम 50 न्यू, कम से कम टारगेट बता रहा हूँ, और 50 ओल्ड, मतलब 50 ओल्ड रिवीजन करनी है और 50 न्यू रिवाइज करनी है। ये कम से कम टारगेट होना चाहिए, वरना आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 50 न्यू याद करनी है और 100 ओल्ड याद करनी है, मतलब रिवाइज करनी है। ये आपका जनरल होना चाहिए। लेकिन अगर आप कम कर पाते हो तो कम से कम वोकैबुलरी में डेली आपको इतना टारगेट लेके चलना चाहिए। ग्रामर के पीछे ज़्यादा नहीं भगना। जो मैंने आपको 80 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कराया है, सिर्फ वो 10 घंटे क्लास है, 1 घंटे देखोगे तो 10 दिन में कर लोगे। वो 80 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कर लो टाइमली, बस उसका रिवीजन करते रहना, ठीक है। ये आपको ग्रामर में करना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ट्राई करना कि 10, अगर कम से कम 10 आप PQRS डेली प्रैक्टिस करो। डेली 10 PQRS आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि PQRS प्रैक्टिस करना है। एक कम से कम एक पैसेज या एक क्लोज टेस्ट डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका डेली दिनचर्या में होना चाहिए कि एक पैसेज या एक क्लोज टेस्ट आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए हो जाएगा। स्पेलिंग एरर के लिए देखो, अब ऐसे हो सकता है कि एक दिन में आप सारी चीज़ें मैनेज ना कर पाओ, तो ऐसे कर लो कि वीक में 3 दिन ये करूँगा, वीक में 2 दिन इतना करूँगा, और वीक में 1 दिन इतना करूँगा, ठीक है। या 2 दिन आपके 7 दिन होते हैं, ऐसे आप बांट लो कि 3 दिन मुझे ये करना है, 2। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको ग्रामर करनी है, या सिर्फ आप वोकैबुलरी में लगे हुए हो, या सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना है। आपको हर एक चीज़ लेके चलनी है साथ में। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है, देखो ये चीज़ें हैं जो हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, आपको इसको भी टाइम देना है, इसको भी टाइम देना है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है।
इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, इसको भी टाइम देना है। जैसे देखो ग्रामर के लिए बताऊं मैं, अब थोड़ा सा अगर मैं समराइज कर दूं, इसके लिए आपको सिर्फ 80 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो मैंने कराई है वो देखने की ज़रूरत है, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। उसके बाद वॉइस एंड नरेशन का आप किसी का भी वन शॉट देखते हो, जो देख सकते हो, जो आपके फेवरेट टीचर हैं, या जल्दी 1-2 वीक के अंदर मैं आपको वॉइस और नरेशन का एक एक वन शॉट करा दूंगा। उसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपके ये सवाल कवर हो जाएंगे। वोकेबलरी के लिए मैंने बताया कि जो वर्ड स्मिथ में 3-3.5 हज़ार जो वोकेबलरी हैं, सिर्फ वो कर लो। उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके 9 सवाल भी पूछे जाएंगे तो वहीं से पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एक वोकेबलरी कुछ नई पूछ ली जाए, फिर तो वो कितना भी कर लो, 15,000 भी कर लोगे तब भी कोई नई पूछी जा सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन 90% वोकेबलरी यहीं से आएगी, इतना इंश्योर कर रहा हूँ। स्पेलिंग एरर जो आपको वर्ड स्मिथ में दिया हुआ है 300-400, वो मोस्ट रिपीटेड है, उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, साथ में अगर आपके पास कोई और किताब है तो आप उससे भी कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो मैंने आपको बताया कि अपेक्स जो हमारी ई बुक है, आप उससे सेंटेंस रीअरेंजमेंट डेली 10 कम से कम प्रैक्टिस करो। उसके बाद पैसेज, या अगर मैं बात करता हूँ क्लोज टेस्ट की, ये जो आता है इसको एटलीस्ट एक आप अपेक्स से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देख लो कि आपको कैसे ये टाइम मैनेज करना है। देखो अब ये 80 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, एक बार आप देख लोगे आपके 10 दिन चले जाएंगे। फिर आपको डेली तो रिवाइज नहीं करना है, वीक में अगर 1 या 2 दिन भी रिवाइज करोगे तो चलेगा, तो ये डेली आपको नहीं करना। हाँ भाई, वॉइस नरेशन अगर आप एक बार देख लोगे तो ये आपको डेली नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद वोकेबलरी डेली आप 1.5 घंटे कम से कम वोकेबलरी के लिए दे दो, 1.5 घंटे इसके लिए दे रहो। स्पेलिंग एरर ऐसा है कि वीक में 2 दिन या 3 दिन रख लो, कि आप 20-20 या 30-30 डेली रखोगे तो वीक में 3 दिन रख लो। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और ये डेली, ये 10 और ये डेली करो, तो ये इसमें चलो 10 इसे करने में और एक ये लगाने में, सपोज मैं मानता हूँ कि 45 मिनट इसमें लग जाएंगी आपकी, तो आपका कितना हो गया, लगभग 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट हो गया। और आप एटलीस्ट अगर आप एमटीएस की ही सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो आप 8 घंटा पढ़ रहे हो डेली, 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो। अगर उसमें से आपने 3 घंटे भी दिए तो ये सारी चीज़ें बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कवर कर सकते हो। क्योंकि 2 घंटे 15 मिनट में तो ये लगेंगे, फिर मैंने 2 सेक्शनल टेस्ट भी आपको बताए हैं वो भी लगाने पड़ेंगे, तो 45 मिनट में उनका मैं मान लेता हूँ। तो 3 घंटे अगर डेली आप इंग्लिश को देते हो तो ये मोर देन इनफ रहेंगे। समझ में आ गया? आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इतने डिटेल तरीके से बता दिया है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, और इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने की या करने की ज़रूरत भी नहीं है। एज अ बड़ा भाई बता रहा हूँ, एज अ टीचर नहीं बता रहा हूँ। मेरा छोटा भाई होता, छोटी बहन होती, उसको सेम यही गाइड करता जो इस वीडियो में मैंने, ये जो 37-38 मिनट हुए हैं, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया मैं, लेकिन यही मैं आप उनको भी गाइड करता हूँ और आपको भी उतना ही अच्छी तरीके से गाइड कर रहा हूँ। और इस तरह से आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ने नहीं गाइड किया होगा। आपको सोचने की जो आपकी चीज़ें हैं उनको चेंज करने की कोशिश की है कि किस तरह से अब आपको सोचना है और किस तरह से आपको मेहनत करनी है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।